चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के 3 सेक्शन है, सेक्शन 12, 13, 14। अब ये 3 सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई के क्या कहते हैं और इस चैप्टर को पढ़ना क्या है, पढ़ना क्यों है टाइम ऑफ सप्लाई को? कोई बताएगा मुझे टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना क्यों है? टाइम ऑफ सप्लाई को कुछ ऐसे समझो कि मेरे तुम पर 10,000 रुपए और मैंने कहा कि भाई तू 10,000 रुपए देगा, तुमने कहा हाँ दूंगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि कब देगा। मैं क्या पूछता हूं, कब देगा? तुमने कहा हाँ दे दूंगा, लेकिन तुम मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या डेट नहीं आ रही, वो क्या नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमने वैल्यू डिसाइड कर दी, हमने वैल्यू डिसाइड कर दी कि भाई इस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, हमने रेट डिसाइड कर दिए, सामने वाले ने कह भी दिया हाँ मैं दूंगा, लेकिन देगा कब? हमारा अधिकार कब हुआ तुमसे जीएसटी लेने का? अगर आपने कभी महसूस किया हो, अगर आप जॉब के अंदर हो, तो जॉब के अंदर ना एक अलग सी फीलिंग आती है 31 तारीख को, जिस दिन जॉब आपके मंथ का लास्ट डे होता है, 30 तारीख हो या 31 तारीख, एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सी खुशी होती है उस शाम को, चाहे तनख्वाह मिले या ना मिले। तनख्वाह मिलेगी 7 तारीख को, सैलरी आएगी 7 को, 8 को, 10 तारीख को, लेकिन एक अलग सी खुशी होती है। मुझे तो हुआ करती थी 30 और 31 तारीख को। अब मैंने सोचा इस खुशी का कारण क्या है, तो जब मैं इस खुशी के कारण पे जाकर देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि जैसे ही आज का दिन समाप्त होगा, जैसे ही आज का दिन समाप्त होगा, मेरा राइट बन जाएगा बॉस से सैलरी लेने का। अगर मेरा आज का दिन जैसे ही समाप्त होगा, मेरा राइट बन जाएगा बॉस से सैलरी लेने का, चाहे मैं सैलरी लूं 7 तारीख को या 8 को, लेकिन राइट मेरा 31 तारीख को ही आ गया। इसी तरीके से गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका राइट भी आ जाए, उसका हक भी आ जाए। अब हक कब आएगा गवर्नमेंट का? कि जब तुमने माल बेचा, जब तुमने बिल दिया, या तो माल बेचा या बिल दिया या पेमेंट आई, कब ये डिसाइड करेगा सेक्शन 12 और 13। कि गवर्नमेंट कब तुमसे कह दे तुम्हारी गिरबान पकड़ के कि लाओ मुझे टैक्स दो, हक से दो। ठीक है, तो क्लियर है सर? ये तो हमें पता है टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है। मैंने कहा बताओ बेटा। सर 20 तारीख को होता है, 20 तारीख को ही तो टैक्स देना पड़ता है। हाँ? और अगर कंपोजिशन डीलर है तो 18 तारीख को। सर पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हो आप। मैंने कहा बेटा ये 20 तारीख को टैक्स डिपॉजिट करने की डेट है। किसकी डेट है? टैक्स डिपॉजिट। लेकिन ये 20 तारीख को जो टैक्स डिपॉजिट होता है, मान लो 20 मई को टैक्स डिपॉजिट होना है, ये अप्रैल के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई आया है। अप्रैल के अंदर क्या हुआ है? टाइम ऑफ सप्लाई जिन जिन चीजों का आया, तभी तो 20 मई है। अगर किसी का टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल में आया ही नहीं, तो क्या वो 20 मई को टैक्स जमा करेगा? बोलो। तो हमारे को अगर 20 मई को टैक्स जमा करना है, तो हमें चेक करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब हुआ। हाँ, क्लियर हुई मेरी बात? अब मैं आपसे यही चीज पूछता हूं, ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई किस वजह से इंपॉर्टेंट है, किन डेट्स पर इंपॉर्टेंट है, कि आप मुझे बताओ कि मैंने 28 अप्रैल को माल भेजा, माल चला मेरा कश्मीर से, कश्मीर से माल चला, ठीक है, और 5 तारीख को दिल्ली आया। दिल्ली कब आया? 5 मई को। अब इस वाले बिल पर जो 28 अप्रैल को सप्लायर ने काटा है, इस वाले बिल पर टैक्स कब जमा करना चाहिए सप्लायर को? 28 अप्रैल को करना। 28 अप्रैल में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा या 5 मई में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा? 28 अप्रैल को सप्लाई। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर 28 अप्रैल को टाइम ऑफ सप्लाई हुआ तो टैक्स कब जाएगा? 20 मई को। और अगर टाइम ऑफ सप्लाई कब हुआ? 5 मई को, तो 20 जून। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई इस वाले केस में कब होगा? बिल्कुल सिंपल सा जवाब है सर, 28 होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि 5 मई की जगह जो इसे पेमेंट करी थी, वो पेमेंट कर दी थी 25 अप्रैल को। कब कर दी थी? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को इस व्यक्ति ने पेमेंट कर दी, 28 अप्रैल को माल चला, 5 मई को माल आया। अब आप बताओ टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? अच्छा एक चीज ये बताओ कि गवर्नमेंट टाइम ऑफ सप्लाई जल्दी करना चाह रही होगी या लेट करना? जल्दी करना। जल्दी क्यों? कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नियम नहीं बनाया होगा
कि या तो पैसे आ जाए तब या बिल इशू कर दो तब, विच एवर इज, कुछ ऐसा लॉ बनाया होगा या नहीं। हाँ, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई का जो लॉ है, टाइम ऑफ सप्लाई का जो लॉ है, उस लॉ को पढ़ने से पहले आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस का, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई किससे लिंक हो रहा है बेसिकली, इनवॉइस से। किससे? इनवॉइस से। बिल की डेट से हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल की डेट से हो रहा है। तो इस सेक्शन के ऊपर लिख लो, सेक्शन 12 और 13 को पढ़ने से पहले हमारे को सेक्शन 31 को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 31 हमें बताता है कि टैक्स इनवॉइस का सेक्शन है। तो अगर आपने अभी सेक्शन 31 नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप सेक्शन 12 और 13 को पढ़िएगा। क्लियर है कहानी? चलो, क्योंकि सेक्शन 12 में और 13 में टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस है, और टैक्स इनवॉइस के सेक्शन 31 में हमने बताया था कि कब कब तुम्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना है, किस डेट को तुम्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना है, गुड्स के केस में कब करना है और सर्विस के केस में कब करना है। इसी तरीके से जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्या वो गुड्स के केस में अलग होगा और सर्विस के केस में अलग होगा या सेम ही होगा? अलग होगा। तो सेक्शन 12 पे लिखिए, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई बताता है गुड्स का, और सेक्शन 13 बताता है सर्विसेज का। और अगर आपने एक भी सेक्शन कवर कर लिया तो दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी, चलो तो अब रीड करते हैं सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 कहता है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज। यहाँ पे वर्डिंग क्या है? ऑन गुड्स। मतलब यहाँ पूरे सेक्शन में सर्विसेज की बात नहीं होगी, सिर्फ किसकी बात होगी? गुड्स की। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल मतलब कि मैंडेटरी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाईज एट डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। पहला सेक्शन तो इसने बेकार ही कर दिया कि इस सेक्शन में हम बताएंगे। मैंने कहा ठीक है बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या होगा। कहता है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर। क्या बोला इन्होंने? अर्लियर, कि भाई हम पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? पहले। मैंने कहा क्या? कहता है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, कि जिस दिन सप्लायर इनवॉइस इशू कर देगा। अब एक सप्लायर बड़ा सा शाना, उसने कहा अगर तूने इनवॉइस इशू कर दिया, अगर तूने इनवॉइस इशू कर दिया तो तेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो एक सप्लायर ने क्या करा, माल तो भेजा 28 अप्रैल को, माल तो भेज दिया 28 अप्रैल को, ठीक है। और आपको पता है सेक्शन 31 कहता है कि अगर तुमने 28 अप्रैल को माल भेजा है तो तुम्हें 28 अप्रैल को ही इशू करना पड़ेगा। 1 करोड़ का माल भेजा 28 अप्रैल को और इसका इनवॉइस इशू करा 2 मई को, 1 मई को, या 30 अप्रैल को माल भेजा और इनवॉइस इशू कब कर रहा है जी? 1 मई को। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर इनवॉइस इशू हो जाता अप्रैल में तो टैक्स कब देना पड़ता? 20 मई को। और अगर इनवॉइस इशू हो रहा है 1 मई में तो टैक्स कब देना पड़ रहा है? 1 महीने का। और 1 करोड़ रुपए का माल है, 18 लाख रुपए टैक्स है, इंटरेस्ट बिजनेसमैन कैलकुलेट करता है। तो इस वाले केस में गवर्नमेंट ने कहा अरे भाई तूने वोलेशन करा। उसने कहा वोलेशन किसका करा? सेक्शन 31 का करा ना। किसका करा? कि भाई मैंने टाइम से इनवॉइस इशू नहीं करा, तुम लगा लो 10,000 की पेनल्टी लगा लो, मेरे पे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा बिल कितने का? 10 करोड़ का। मैं उससे पूछ रहा हूँ इनवॉइस इशू क्यों नहीं कर रहा टाइम पे? वो कह रहा इनवॉइस जैसे इशू करा तो क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या लिखा हुआ था? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मैंने कहा बेटा तू जितना चालाक है ना, गवर्नमेंट उससे भी ज्यादा, ठीक है। गवर्नमेंट ने अगली लाइन में लिखा अगर तूने इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस है, अगर बाय चांस तूने इनवॉइस इशू नहीं करा तो मैं क्या मान लूंगी? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्या मान लूंगी? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब कि जिस दिन तुझे इनवॉइस इशू करना था, क्या है? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड, ऑन विच he is required under subsection 1 of section 31 to issue the invoice with respect to supply। मतलब क्या हुआ? तू 28 तारीख को इनवॉइस इशू मत कर, तेरी लास्ट डेट क्या थी इनवॉइस इशू करने की? 28 ही थी भाई। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना होता है? जब
जब गुड्स रिमूवल होते हैं, जब गुड्स रिमूवल होते हैं। तो कहता लास्ट डेट ही तेरी 28 तारीख थी, अगर तूने करा तो भी हम वही मानेंगे, अगर नहीं करा तो भी 28 ही मानेंगे। फंस गया? क्लियर है? और ठीक है, अब मान लो इसे गुड्स इनवॉइस इशू करना था 30 अप्रैल को, लेकिन इसने 28 अप्रैल को इशू कर दिया, तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 28 अप्रैल या 30 अप्रैल? 28। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कहानी? बोलो। हाँ, अब एक व्यक्ति के पास पेमेंट आ गई। क्या आ गई? पेमेंट आ गई। कितने लाख की? 10 लाख की। कितने की? इनवॉइस इशू नहीं करा। 28 अप्रैल को पेमेंट आई, इनवॉइस इशू करा 2 मई को। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 28। ये बात लॉ में लिखी है। बात किस में लिखी? लॉ में। द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई विच एवर इज अर्ली, मतलब पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। लेकिन ये लॉ आया था 1 जुलाई से। कब से आया था? लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। क्या बोला गवर्नमेंट ने? ठीक है, गवर्नमेंट को क्या बोला, यार वैट के केस में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, हम 10-10 लाख रुपयों से एडवांस दे आया करते थे, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी कब आती थी? जब हम गुड्स की डिलीवरी करते थे। तो लेकिन आपने खतरनाक कानून बना दिया। सर्विस के केस में तो ठीक है यार कि यार चलो एडवांस दे दिया, जीएसटी दे दो, लेकिन गुड्स के केस में तुम गलत कर रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, हमने तो लॉ बना दिया, हमने तो लॉ। उसने कहा देख बात सुन, ठीक है ना, इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्शन आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा भाई इसके अंदर जो ये बी क्लोज है ना, इसे काट दो। बी क्लोज को क्या कर दो? काट दो। उन्होंने एक नोटिफिकेशन पास करी और उन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 12 के अंदर, किसके अंदर? सेक्शन 12 के अंदर बी क्लोज को अभी हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बी क्लोज को काट दो। कब तक? ठीक है, ठीक है, कब तक? जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन सेक्शन में ये बात नहीं कटी है, ये बात सेक्शन में लिखी हुई है, ये बात सेक्शन में लिखी हुई है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में है नहीं। तो अभी क्या याद रखोगे कि गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्लियर है? लेकिन अगर यही बात मैं किसके लिए रिपीट करूं? सर्विस के लिए, सर्विस के लिए लगता है। क्लियर है वाली बात? यहां तक बोलो। सब सेक्शन 2 क्लियर हो गया? हाँ बोलो जी। चलो अब इसका प्रोविजन यहां नहीं पढ़ा रहा मैं, आपको सेक्शन 13 में पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, सब सेक्शन 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगर आपको पता है कि गुड्स के केस में भी आरसीएम लगता है, गुड्स के केस में भी आरसीएम लगता है। जैसे अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, काजू, क्या खरीद रहे हो? काजू खरीदी तुमने किसान से, किसान से काजू खरीदी, तो गवर्नमेंट कहती है किसान से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन काजू पर टैक्स छोड़ेंगे भी नहीं। किसान से लेंगे नहीं, काजू पर छोड़ेंगे नहीं। तो काजू जो भी खरीदेगा, काजू खरीदी बीकानेर वाले ने, बीकानेर वाले ने जैसे ही काजू किसान से खरीदी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स कौन देगा? बीकानेर वाला देगा। ठीक है, किस बेस पर? आरसीएम पे। तो आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये भी पता करना जरूरी है या नहीं? बोलो। हाँ, तो इन्होंने आरसीएम के केस में क्या कहा? क्योंकि आरसीएम के केस में बिल तो बनाता ही नहीं है। आरसीएम के केस में किसान बिल थोड़ी बना रहा है, किसान तो क्या है? अनरजिस्टर्ड। क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो पहले जो हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में बिल को बेस माना था, यहाँ पे तो सारा बेस हिल ही गया। तो इन्होंने क्या कहा कि आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके लिए कुछ अलग बातें करेंगे। मैंने कहा क्या बातें करोगे? उसने कहा इन केस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट, शैल बी अर्लीस्ट। तो सबसेक्शन 3 कब लगेगा? जब आरसीएम का केस होगा। क्या होगा? आरसीएम का केस। तो आरसीएम के केस में वो क्या कहता है? अच्छा तुम ही बताओ, खुद ही बताओ। काजू आई 10,000 रुपए की बीकानेर वाले के पास 19 मई को। कब आई? 19 मई को। बीकानेर वाले ने पेमेंट करी भाई, 19 मई को काजू ले ली किसान से, बीकानेर वाले ने पेमेंट करी 2 जून को।
अब इस वाले पर टैक्स तो किसे पे करना है, बीकानेर वाले को ही, आरसीएम वाले पे ही रिसीवर ही पे करेगा। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई कब माने, काजू जिस दिन आई उस दिन या जिस दिन पेमेंट करी उस दिन? 19 मई को। हाँ 19 मई को। अब कई बार ये बीकानेर वाले सोचते कि चलो यार पहले ही किसान को पैसा दे दो, किसान पे पैसे होते नहीं, और किसान को पहले ही कह देते यार देख तू जो काजू बोएगा ना वो सारी काजू हम खरीदेंगे, उसने कहा पैसे ही पहले दे दो। चलो अब की बार इस वाले केस में क्या हुआ कि पेमेंट कर दी 28 अप्रैल को। अब किसान पे पेमेंट कब पहुंच गई, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को किसान पे पेमेंट पहुंच गई, ठीक है जी। और किसान ने काजू कब दी, 19 मई को। अब जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई, अच्छा पेमेंट जब किसान पे काजू के पैसे पहुंच गए तब नहीं, क्योंकि डिलीट हुआ है ना सेक्शन। नहीं सेक्शन डिलीट हुआ है सिर्फ कौन सा, 12(2), 12(3) नहीं, 12(2) वाले केस में, 12(2) वाले केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी। यहां पर इसने एडवांस लिया नहीं है, इसने क्या है एडवांस दिया है। बीकानेर वाले ने एडवांस रिसीव करा है, एडवांस दिया है। आरसीएम केस है तो अब बताओ इस वाले केस में कब, हाँ नहीं जी, इस वाले केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, इसमें कहती है जिस दिन तेरे को गुड्स रिसीव हुए उस दिन तुझे टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। मैंने कहा भाई अगर पैसे की बात आ गई, उसने कहा डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ये ऊपर अर्लियर वर्ड लिखा है ना जी। तो अगर किसान को तुमने पैसे दे दिए तब भी तुम्हें आरसीएम पे करना है, तब भी तुम्हें आरसीएम पे करना। पैसे माल आया नहीं आया डजंट मैटर, पैसे भी पे कर दिया तो तुम आरसीएम पे करो, ठीक है। पैसे नहीं दिए माल आ गया तो भी आरसीएम पे करो। डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज क्लियर। कहानी क्लियर हुई? हाँ। अब सर ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा कि पेमेंट किस दिन करी? ये भी तो दिक्कत वाली बात है कि पेमेंट किस दिन करी, ये कैसे पता लगेगा कि बीकानेर वाले ने पेमेंट किस दिन करी? अकाउंट में जब एंट्री होगा वो पता चल जाएगा। नहीं जी, इसके साथ साथ एक बात और याद रखो, मैंने सेक्शन 31 पढ़ाया था, सेक्शन 31(3) का एक क्लोज था, जी क्लोजो या एच क्लोजो देख लीजिएगा। उस क्लोज में लिखा था अगर आप किसी आरसीएम वाले से कोई गुड्स या सर्विस लेते हो तो उस केस में तुम्हें एक पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? पेमेंट वाउचर। और जब मैं वहां पर ये पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें बताया था पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है किस चीज को ट्रेस करने के लिए कि पेमेंट कब करी, क्योंकि आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए पेमेंट फैक्टर भी लिया जाता है। क्लियर है? हाँ, तो इस पेमेंट वाउचर से ये पता किया जाएगा, इस पेमेंट वाउचर से ये पता किया जाएगा कि पेमेंट कब हुई। और अगर पेमेंट हो गई, अब एक व्यक्ति है वो कह रहा है बीकानेर ने पेमेंट कर दी 30 अप्रैल को लेकिन अकाउंट में एंट्री नहीं कर रहा, कह रहा है अकाउंट में एंट्री कर दी तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। उसने कहा बेटा अकाउंट में एंट्री कर या मत कर, तेरे अकाउंट से कट गए ना 30 अप्रैल में, तेरे अकाउंट से कट गए ना तो हम वो वाली डेट मान लेंगे। अब क्या हुआ, चेक काट कर दे दिया 30 अप्रैल को, अपनी बुक्स में से चेक काट कर दे दिया 30 अप्रैल को, लेकिन किसान को बोल दिया आज मत डालियो बैंक में, डालियो कब? 1 मई को, क्योंकि अगर 1 मई को डाला तो टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा? 1 मई। उसने कहा तूने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी ना 30 अप्रैल, तो हम 30 अप्रैल। तो अगर बुक में एंट्री कर दी वो डेट मानेंगे, अगर पेमेंट कट गई वो डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो एक तो ऊपर वाले में अर्लियर है और एक नीचे वाले में अर्लियर। ठीक है जी, क्लियर हुई? अब की बार क्या हुआ, ना तो माल आया ना मैंने पेमेंट करी, ना तो माल आया ना पेमेंट करी। अब क्या होगा? तो इसमें कह रहे सर कुछ नहीं होगा। अब की सुनना कहानी सुनना, ये तीसरी कहानी है। ये तीसरी कहानी क्या है?
किसान की खेती अच्छे से उपज गई थी बढ़िया से, कि अब बीकानेर वाले को लगा कि यार हल्दीराम वाला इसकी काजू ना खरीदे, ठीक है, हल्दीराम वाला काजू ना खरीदा। ये किसान के पास आया और किसान से कहने लगा यार तेरी सारी काजू मैं खरीदूंगा। उसने कहा पैसे दे दे। उसने कहा यार पैसे नहीं देता, पैसे दूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो पैसे इसने दिए नहीं, पैसे इसने दिए नहीं। अब माल तो अभी डिलीवरी हुआ नहीं, माल भी डिलीवरी में, पैसे भी नहीं दिए। लेकिन किसान और बीकानेर वाले के साथ एक डील हो गई। किसान ने कहा ठीक है यार मैं ना तुझे एक बिल दे देता हूँ, तुझे श्योरिटी चाहिए ना कि मैं तुझे ही माल बेचूंगा, मैं तुझे एक बिल दे देता हूँ। उसने कहा यार तू बिल कैसे दे सकता, तू तो रजिस्टर्ड ही नहीं। उसने कहा क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड हूँ, बिल तो दे ही सकता हूँ ना। तो उसने क्या करा, अनरजिस्टर्ड वाले ने अपना एक बिल दे दिया। क्या दे दिया, बिल दे दिया। अब इसने अपना बिल दे दिया किसके नाम पर, बीकानेर पे। बीकानेर वालों ने भी उठा के उसकी एंट्री अपनी बुक्स में डाल दी। किस में डाल दी, अपनी बुक्स में एंट्री डाल दी। ना माल आया ना पैसे दिए, लेकिन सिर्फ क्या करिए, बुक्स में एंट्री। किस बेस पर एंट्री करिए, किसान के बिल पर, किसान के बिल पर। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं और किसान का अगर बिल भी आ गया, किसान का अगर बिल भी आ गया, सर्विस नहीं ली, गुड्स नहीं लिया, पैसे नहीं दिए, लेकिन सिर्फ उसका क्या आ गया, बिल भी आ गया, तो जिस दिन बिल आया है उसके 30 दिन के बाद, उसके 30 दिन के बाद आपको टैक्स देना होगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। पढ़ो इस वाली क्लोज को। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, और एनी अदर डॉक्यूमेंट। और एनी अदर डॉक्यूमेंट क्यों बोला है कि इनवॉइस तो इशू करता है रजिस्टर्ड वाला, ठीक है भाई। इस वाले केस में ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाले केस में किसान रजिस्टर्ड हो, हम उसकी बात भी तो कर सकते हैं। तो किसान रजिस्टर्ड है, मैंने माल नहीं दिया, ठीक है, किसान ने माल नहीं दिया, मैंने पेमेंट नहीं दी, लेकिन उसने क्या दे दिया, सिर्फ अपना सिर्फ इनवॉइस दे दिया। वो कहता कि जैसे अगर उसने इनवॉइस दे दिया, ठीक है, इनवॉइस दे दिया या कोई अदर डॉक्यूमेंट दे दिया, उसके कितने दिन के अंदर भाई, 30 दिन। क्लियर है। हालांकि ये सिचुएशन बनती नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ में सेफर साइड। काजू की जगह क्या हम रबर का एग्जांपल दे सकते हैं? भाई मैं काजू की जगह रबड़ का एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं उस चीज का एग्जांपल लूंगा जिस पर आरसीएम है। अगर रबड़ पर आरसीएम है तो आप रबड़ का एग्जांपल ले लो। रबर भी तो एग्रीकल्चर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो चीज जिस पर आरसीएम है, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहा, जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो मुझे तो काजू याद है, ठीक है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज है, ठीक है जी। यहाँ पर हम एग्जेम्प्ट गुड की बात नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे। ये सेक्शन किस पे लग रहा है, ऐसे गुड्स पर जिस पर आरसीएम लगता हो, ठीक है। क्लियर हुई कहानी। अब इन्होंने क्या बोला कि ये तो 3 केस हो गए, लेकिन कल को एक एक्सट्रीम केस भी हो सकता है। मैंने कहा कौन सा एक्सट्रीम लेवल केस आप बताना चाह रहे हो। उसने कहा कि किसी भी तरीके से इन तीनों केस में से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। मैंने कहा कह रहे हाँ, अगर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा तो इसमें लिख दिया है, ठीक है, इसमें लिख दिया है प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लोज ए बी सी। इन तीनों केस में से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब ट्रक पकड़ लिया खाली, ठीक है, खाली क्या हो गया, डिपार्टमेंट ने ट्रक पकड़ लिया, ना तो उसमें बिल था ना रिसिप्ट ऑफ गुड्स थी, कुछ भी नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो कहता है द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो हम टाइम ऑफ सप्लाई कब मान लेंगे, जिस दिन रिसिपिएंट ने उसे किसमें रिकॉर्ड करा, अपनी बुक्स। क्लियर है, बोलो। टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ। आरसीएम के केस में कैसे होता है, इसकी लिंकेज देखिए इनवॉइस से। चलो अब आ जाओ हल का सेक्शन 6 में करा चुका हूं, बोलो 12 सब सेक्शन 6। जब मैंने वैल्यूएशन कराया था वहां बताया था कि इंटरेस्ट के केस में और लेट फीस के केस में और पेनल्टी के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जब हम उसे पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट नहीं करा तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगी। चलो अब आ जाते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, आजकल बहुत कंपनी इसका यूज करती है।
बहुत कंपनी इसका यूज कैसे करती है कि जैसे सपोज करो हमारी केजे क्लासेस है, अब बड़ी बड़ी कंपनी इसका यूज करती है क्योंकि वो मेंटलिटी समझती है अपने एम्प्लॉइज की। अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा हूं तो हो सकता है वो मेरे से नाराज हो, उसकी सैलरी 10,000 रुपये में दे रहा हूं, वो उससे नाराज हो। लेकिन अगर मैं उसे कह दूं कि यार आज से ना तेरी सैलरी ना 10,000 नहीं है, ठीक है, या मैंने एक दूसरे एम्प्लॉय को रखा, लेबर क्लास की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, लेबर मेडिकल, तो मैंने उसे कहा कि 8,000 रुपये तेरी सैलरी है, कंपनी तुझे सैलरी देगी और तेरे घर में ना राशन भरवाएगी। तेरे घर में क्या कराएगी? राशन भरवाएगी, या तुझे एक ऐसा वाउचर मिलेगा जिससे कि तू राशन परचेज कर लेगा। कहां से? रिलायंस फ्रेश से, ठीक है, जिससे कि तू राशन परचेज कर लेगा रिलायंस फ्रेश से। अब बंदा खुश हो जाता है, अरे यार ये मालिक मेरा बढ़िया है, पैसे भी देता है, तनख्वाह भी देता है और साथ में राशन भी बनवाता है। या ऐसा समझ लो अगर मेरे ऑफिस में 10 बच्चे हैं, 10 स्टाफ है, तो मैं कई बार क्या सोचता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ यार तुम्हारा ना फ्रस्ट्रेट हो गए तुम काम करते करते, ऐसा करो चलो इस संडे ना तुम ना फन एंड फूड विलेज में घूम आओ, ठीक है ना, या वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में चले जाओ, या मैं मूवी की टिकट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? मूवी की टिकट। अगर मुझे पता अगर मैंने इन्हें पैसे दिए, अगर मैंने इन्हें पैसे दिए, जाएंगे नहीं, ये नहीं जाएंगे, इनका ये फ्रस्ट्रेट होंगे लेकिन जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हें वाउचर दे दूं, क्या दे दूं? अब वाउचर को तो बेच के आएंगे नहीं कहीं पे, ठीक है, अगर वाउचर होंगे जेब में तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं वाव वाले से वर्ल्ड्स ऑफ वंडर से जाकर ये बोल देता हूं, या किसी पीवीआर में जाकर मैं बोल देता हूं कि भाई ऐसा है, तुम ना मेरे को ना 100 ना कूपन दे दो। क्या दे दो? 100 कूपन दे दो, ठीक है। अब जब मैं 100 कूपन इससे लेता हूं तो कहता है यार देख, नॉर्मल 100 की टिकट तो हमारी होती है 500 रुपए। कितने रुपए की होती है? 500 रुपए की। नॉर्मल 100 की टिकट कितने की होती है? 500 की। जब केजे क्लासेस इससे 100 कूपन खरीदेगी तो क्या 500 में खरीदेगी? कुछ ना कुछ ये देगा, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट क्यों दे रहा है? कि यार चल कोई बात नहीं, केजे क्लासेस अपने स्टाफ को कूपन देगा, साथ में वो अपने फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, किसी ना किसी को तो लाएगा, उसका तो टिकट हमारा 500 में बिकेगा। तो इसने पीवीआर वाले ने मुझे वो 500 रुपए की कूपन कितने में दे दी? 200 में। कितने में दे दी? 200 में दे दी, 250 में दे दी। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं पीवीआर वाले से कूपन खरीद के लाया था 19 मई को। कब खरीद के लाया था? 19 मई 2019 को। मैंने अपने स्टाफ को दी, ये थोड़ी 19 मई को खरीद के लाया, आज ही ले लो। हाँ, मेरे स्टाफ ने जब भी कोई अच्छा काम करा तो मैंने उन्हें दी। एक कूपन दी 20 जून को, 10 कूपन 20 जून को स्टाफ को दी, ठीक है। स्टाफ ये थोड़ी है कि जैसे ही कूपन दी चलो आज शाम का शो देखना है, ठीक है। स्टाफ जो मूवी देखने गया वो गया 10 जुलाई को। अब बताओ जीएसटी कब लगेगा? 19 मई को लगेगा, 20 जून को लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, या 17 जुलाई? 19 मई। 19 मई टाइम ऑफ सप्लाई 19 मई। पक्का? या ये याद रखने वाला केस। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, ठीक है। दूसरा केस, अब की बार मैं रिलायंस फ्रेश पे गया और रिलायंस फ्रेश के बाद, ठीक है, रिलायंस फ्रेश पे जाने के बाद मैंने रिलायंस फ्रेश से 100 कूपन ले लिए। और 100 कूपन लेने के बाद मैंने कहा यार ये कूपन ना 500 रुपए का है। कितने का है? 500। इस कूपन की नेटवर्थ कितनी है? 500 रुपए है। मेरा एम्प्लॉय जो भी आएगा वो 500 रुपए का सामान खरीद लेगा। अब यहाँ पर जब मैंने मूवी का टिकट दिया था तो क्या उस कूपन से मूवी ही देखी जा सकती थी, या मूवी के बदले में फुल्ले भी ले सकते थे आप पॉपकॉर्न? सिर्फ मूवी देखी जा। लेकिन रिलायंस फ्रेश के जब मैं कूपन लेता हूं तो मुझे क्या पता है मेरा एम्प्लॉय कौन सा आटा खाता है, मुझे क्या पता कौन सी दाल खाता है ना जी, अलग अलग टेस्ट हो सकता है ना। तो मैंने अब की बार रिलायंस फ्रेश से आइटम वाइज कूपन नहीं लिया। क्या ले लिया? कूपन 500 रुपए का। क्या ले लिया? 500 रुपए का कूपन ले लिया।
अब ये जो कूपन लिया, ये लिया मैंने 19 जून को और मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया 20 जुलाई को और मेरा एम्प्लॉय गया कब? 10 अगस्त को। अब बताओ जीएसटी कब? 19 जून को प्रिंस जी कह रहे हैं जीएसटी लग जाए, लेकिन उस 500 रुपए पे जीएसटी का रेट क्या लगाओगे प्रिंस जी? क्या रेट लगा सकते हो इस केस में? मूवी वाले केस में दिक्कत नहीं थी। अगर मैं कहता कि इससे तुम जाकर पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद लेना, उसमें दिक्कत नहीं थी। रिलायंस फ्रेश वाले में दिक्कत है। जिस दिन रिडीम होगा, तो मतलब कि कूपन के केस में 2 चीजें, कूपन के केस में 2 चीजें, कूपन के केस में 2 चीजें। अगर तुम्हें पता है कि कूपन किस चीज के लिए दिया गया है, मतलब कि किस सप्लाई के लिए दिया गया, वो आइडेंटिफाइबल है, तो जिस दिन इशू करा उस दिन, और अगर उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता तो जिस दिन रिडीम हुआ, जिस दिन रिडीम हुआ। और अगर बाई चांस रिडीम ही नहीं हुआ, नहीं गया भाई लेने, भाई मेरा एम्प्लॉय नहीं गया लेने, फिर जीएसटी लगेगा ही नहीं। जब टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया तो जो आप वो सामान खरीदोगे उसका रेट लगेगा 500 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो गया। अगर एक्स्ट्रा कुछ बनता है तो वो देगा। आ जाओ भाई, ये वाली बात भी किसमें लिखी? सेक्शन 12 में। किसमें लिखी? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय ए सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। क्या? डेट ऑफ रिडम्पशन। क्लियर हुई कहानी? अब ये लास्ट है सबसेक्शन, इसे बोला जाता है रेजिडुअल केस। क्या चीज? रेजिडुअल। रेजिडुअल केस क्या है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मेरे अकाउंट में जगह जगह से लोग बाग मेरी पेन ड्राइव खरीदते, मेंबरशिप लेते हैं, तो जगह जगह से पैसे आ गए। अब एक ट्रांजेक्शन ऐसी थी जिसका मैंने ना तो इनवॉइस इशू करा, ना तो मैंने इनवॉइस इशू करा, ना डिलीवरी करा, कुछ भी नहीं पता चला, वो पैसे आए, पैसे आके रखे गए। अब जब वो पैसे आके रखे गए तो मैंने उस पर टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्स भी नहीं दिया। मैंने कहा इसका टाइम ऑफ सप्लाई मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा अगर तुझे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता चले अंडर सबसेक्शन 2, 3 और 4 और तू भूल जाए, कुछ भी केस हो, तो तेरा टाइम ऑफ सप्लाई बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा इन ए केस वेयर ए पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद द डेट ऑन व्हिच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। जिस दिन तू रिटर्न फाइल कर रहा है, जिस दिन तेरी रिटर्न फाइल करने की डेट है, उसी दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर तू ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी। एक दूसरा केस, मेरा माल जा रहा था दिल्ली से हरियाणा, मैंने ना बिल बनाया ना कुछ करा, टैक्स नहीं दिया, गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी पकड़कर 10 लाख रुपए की टैक्स लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल है, ठीक है, तुम्हारा 10 लाख रुपए का टैक्स बनता है। मैंने कहा टाइम ऑफ सप्लाई बताओ इसका क्या? मैंने कहा टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है? पेमेंट आए तब, बिल इशू होता। मैंने कहा इसका टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं है, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है टैक्स लगा तो सकते हो लेकिन ले नहीं सकते। तो उन्होंने कहा बेटा सबसेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। तू आज टैक्स पेड करेगा और आज इसका क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ टाइम ऑफ सप्लाई? सेक्शन 12 क्लियर हुआ? हाँ। अब अगर आपको सेक्शन 12 क्लियर हो गया है तो सेक्शन 13 बड़ा आसान है। सर क्यों आसान क्यों है? मैंने कहा बेटा सारी चीज वही रिपीट होगी, सारी चीज वही रिपीट होगी, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। कैसे? सेक्शन 12 किसका था? सिर्फ गुड्स का, और सेक्शन 13 किसका है? सर्विस का। ठीक है। तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 बिल्कुल सेम बात करता है। क्या बात करता है कि भाई ठीक है सर्विसेज के केस में ये सेक्शन बताएगा। मैंने कहा बताओ, ये वाली बात तो मैं पहले ही पता थी। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 2 गुड्स के केस में भी सब सेक्शन 2 था, यहाँ भी सब सेक्शन 2 है। गुड्स के केस में क्या बात करता था वो? जिस दिन इनवॉइस इशू कराओ या जो लास्ट डेट हो इनवॉइस इशू करने की, और पेमेंट, और विच एवर इज अर्लियर। यहां पर भी ये कहता है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ द इनवॉइस विद इन, अगर उसने इनवॉइस इशू करा कब? विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अंडर सबसेक्शन 31(2)
और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को कटवाया गया है? नहीं। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्लोज कहाँ कटवाया गया है? गुड्स के केस में भी सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में, फिर भी फॉरवर्ड, मतलब सेक्शन 12 में। किसमें? सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 में, 3 में नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या कहता है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर इनवॉइस आपने टाइम से इशू करा है, अगर आपने इनवॉइस टाइम से इशू करा, इनवॉइस इशू करा है टाइम से, इसका मतलब क्या था? अगर आपको याद हो सेक्शन 31 ये कहता था 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ठीक है। और बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज में। अब यहां पर देखो, इस सेक्शन को थोड़ा सा समझ लेना बेटा। मैंने सर्विस दी 19 मई को। कब दी? 19 मई को। सर्विस किस दिन दी? 19 मई। और टैक्स इनवॉइस का सेक्शन ये कहता था कि तुम 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर सकते हो। ये सर्विस दी और मैंने इनवॉइस इशू करा 10 जून को। कब इशू करा? 10 जून। ठीक है जी। और पेमेंट आई 10 जुलाई को। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? 10 जून। राइट है? क्लियर है? अब पेमेंट आई 10 अप्रैल। अब 10 अप्रैल क्या होगा? 10 अप्रैल इनवॉइस। ठीक है। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कब? अगर इनवॉइस तुमने टाइमली इशू करा है। इनवॉइस तुमने टाइमली इशू करा है। अब एक केस और, 19 मई को सर्विस दी और इनवॉइस बनाया 21 जून को। कब बनाया? 21 जून को। बनाना कब था? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर मतलब कि 19 मई तक, सॉरी 19 जून तक, 18 या 19 जून तक। और बनाया कब? 21 जून को। पेमेंट आई 10 जुलाई। इस केस में हाँ? मतलब कि अगर मैं इनवॉइस टाइम से इशू कर रहा हूं तो इनवॉइस की डेट मानी जा रही है। लेकिन अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं कर रहा हूं तो गवर्नमेंट मुझे दंड दे रही है कि अगर तू टाइम से इशू कर देता तो तेरे को और टाइम मिल जाता, और टाइम मिल जाता। लेकिन चूंकि तूने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं करा, चूंकि तूने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं करा तो हम तुझे दंड देंगे और तू आएगा बी क्लोज में। किसमें आएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और द डेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट विच एवर इज। क्लियर है? बोलो। यहां पर तो क्या सबक लेना है यहां से कि इनवॉइस हमेशा टाइमली इशू करना है, आपको इनवॉइस लेट इशू नहीं करना। क्लियर हुई कहानी? हाँ बोलो। और अगर इस वाले केस में पेमेंट आ जाती 19 अप्रैल को, तब 19 अप्रैल टाइम से। क्लियर है कहानी यहां तक? बोलो। हाँ। और देखो ये सी वाला क्लोज वहां भी था, यहां भी था। द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विस। अगर रिसिपिएंट ने, ये बड़ा खतरनाक क्लोज है, थोड़ा सा अलग है उससे, कि तुमने सर्विस दी, तुमने अपनी बुक्स में दिखाई या नहीं दिखाई, लेकिन पता चल गया हम रिसिपिएंट का ऑडिट कर रहे हैं। किसका ऑडिट कर रहे हैं? रिसिपिएंट का ऑडिट कर रहे हैं। और इन्होंने ये दिखा दिया कि मैंने कपिल जैन से सर्विस लिया 10 लाख रुपए की। क्या लिया? कपिल जैन से सर्विस। और कपिल जैन ने ना तो बिल दिया, ना बिल इशू कर रखा, ना कुछ नहीं कर रखा, लेकिन तुमने अपनी बुक्स में क्या दिखा रखा है कि आपने कपिल जैन से सर्विस ली, तो आपकी बुक्स के बेस पर मेरे से जीएसटी ले लिया जाएगा। क्योंकि देखो क्या लिखा है, द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लोज ए एंड क्लोज बी डू नॉट अप्लाई। अगर क्लोज ए और बी अप्लाई नहीं हो रहा और अगर रिसिपिएंट की बुक्स में रिसिपिएंट की बुक से हमने पता लगा लिया कि सप्लायर ने सर्विस दी है, तो जीएसटी हम उसी टाइम ऑफ सप्लाई उसी डेट को मानेंगे। समझ में आई ये वाली बात या नहीं?
बोलो, क्लियर है? मैं सैलून पे गया, अब सैलून पे गया मैं शेविंग कराने, ठीक है, बड़ा सैलून था, जीएसटी उस पर एप्लीकेबल था, जीएसटी उस पर एप्लीकेबल था। अब मेरे को जल्दी थी क्लास आने की, तो मैंने उसे 2000 का नोट दिया। अब जैसे ही मैंने उसे 2000 का नोट दिया, मेरा जो बिल बना था वो बिल बना था मेरा 1500 रुपए का। अब 1500 रुपए का मेरा बिल बना था, मैंने इसे दिया 2000 का नोट। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तू 500 रुपए रख ले। मैंने कहा तू 500 रुपए रख ले, अगली बार आऊंगा उसमें एडजस्ट कर लियो अगर तेरे पे खुले नहीं है। उसने कहा रुको भाई साहब, मैं 500 रुपए नहीं रख सकता। मैंने कहा क्यों नहीं रख सकता? कह रहा जैसे ही मैं 500 रुपए रखूंगा तो ये मैंने क्या रिसीव कर लिया? एडवांस। और जैसे ही मैंने एडवांस रिसीव कर लिया तो मुझे उस केस में सेक्शन 31 में रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा। मुझे क्या इशू करना पड़ेगा? रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर तुम कल को सर्विस लेने नहीं आए फिर मुझे रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, तुम ये पैसे वापस लेके जाओ। क्योंकि यहां पर क्या है, रिसिप्ट बेस पर टैक्स है या नहीं है? हाँ, मान लो अगर मैंने 1800 का काम कराया होता तो 200 रुपए में भी टैक्स लग जाता या नहीं? किस बेस पे? रिसिप्ट पे। 1800 का तो वो इनवॉइस दे देता और 200 का क्या देना पड़ता उसे? और रिसिप्ट वाउचर कोई व्यक्ति देना चाहेगा? क्योंकि रिसिप्ट वाउचर के लिए अलग सीरीज मेंटेन करो, फिर उसे रिटर्न में अलग ट्रीटमेंट करो, फिर जब दोबारा बिल इशू करेगा उस वाले बिल को एडजस्ट करो। तो हमने कहा भाई साहब नहीं, तुम्हें 200 रुपये लेके ही जाने पड़ेंगे। मैंने कहा यार जाने देना, तू अगली बार बिल में लगा लियो ना, अगली बार जब बिल इशू करेगा तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लियो। उसने कहा नहीं, लॉ में लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई कब मानना है, पेमेंट अगर आ गई तभी। और अगर टाइम ऑफ सप्लाई बन गया तो इनवॉइस भी इशू करना, रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा नहीं यार इतना नहीं है हमारा कहने का पर्पज। उन्होंने ये बात प्रोविजो डाल के क्लियर करी। क्या डाल के क्लियर करी? कि अगर 1000 रुपए तक का है, अगर कितने रुपए तक का है? 1000 रुपए तक का है, अप टू ₹1000, कि अगर 1000 रुपए तक का है जो आपने इनवॉइस में इंडिकेट करा, उससे 1000 रुपए तक का कुछ है तो उस वाले केस में तुम्हारी मर्जी है, उसी टाइम पर टाइम ऑफ सप्लाई मान लो या डेट ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू सच एक्सेस अमाउंट। क्लियर हुआ? बोलो 1000 रुपए तक। तो ये वाला क्लॉज वहां पर भी एप्लीकेबल है सेक्शन 12 में। वहां पर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि एडवांस वहां पर अभी कवर अप नहीं है। क्लियर है? अब इसमें एक अगला केस आ जाता है, मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ बैंक्वेट हॉल का 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी भी समय। लेकिन जो मैंने इनवॉइस इशू करा, अभी मैंने शुरुआत में जो तुम्हें इनवॉइस इशू करा, वो इनवॉइस इशू करा 2 लाख का। कितने का? 2 लाख। लेकिन सप्लाई की टोटल वैल्यू कितने की है? 10 लाख की। आपने कहा सर मैं 1 लाख रुपए दे जाता हूं तुम्हें, 1 लाख रुपए दे जाता हूं या 2 लाख रुपए दे जाता हूं रिसिप्ट वाउचर के बेस पर या किसी भी चीज के बेस पर। टोटल वैल्यू कितनी है? 10 लाख। और दे के कितने जा रहा व्यक्ति वो? 2 लाख या 1 लाख। तो डिपार्टमेंट जो टैक्स लेगा, जो डिपार्टमेंट जो टाइम ऑफ सप्लाई बनाएगा, ठीक है, इस 10 लाख रुपए पर बनाएगा या 2 लाख पर बनाएगा? इनवॉइस बन गया सर? इनवॉइस नहीं बना, मान लो अभी रिसिप्ट वाउचर है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो 10 लाख पर बनेगा या 2 लाख? अभी 2 लाख। क्यों डिपार्टमेंट ये वाली बात नहीं कह सकता भाई माल तो तू 10 लाख का भेजेगा, तो मैं तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 लाख पर ही बनाऊंगा। लेकिन वो कह रहा कोई बात नहीं, पेमेंट पहले आ रहा है ना, तो पेमेंट जो पहले आ रहा है, जो एडवांस आ रहा है पहले, ठीक है, 10 लाख या 1 लाख 2 लाख आ रहा है, तू टैक्स दे जा 10 लाख पे, टाइम ऑफ सप्लाई 10 लाख पे कह सकता है डिपार्टमेंट या नहीं? कह सकता था, इसलिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल दी। क्या डाल दी? क्या डाल दी? द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज केस में बी द पेमेंट। मतलब कि जो सप्लाई आप दोगे, टाइम ऑफ सप्लाई जब हम बनाएंगे उतने का ही बनाएंगे जितने के अंदर हमने इनवॉइस पे लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू। ठीक है जी, टोटल वैल्यू। पेमेंट भी क्या होगा?
ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दी। कई लोग ये चिंदी चोरी करेंगे कि भाई मेरे तो अकाउंट में एंट्री नहीं कर रहा मैं, या अकाउंट में एंट्री कर दी उस चेक को ही डिपॉजिट नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा था रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाएगी, शैल बी डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपने बुक्स में एंट्री कर ली तो मान लिया जाएगा तुमने रिसीव कर लिया, ठीक है, ऑफ द सप्लायर और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड, ठीक है ना, इन इज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। कहानी क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज वाला लगभग वही है जो मैंने पिछला कराया है, ठीक है, लगभग वही है। बस यहाँ पर जो 30 दिन लिखा हुआ था वहां पे 30 दिन की जगह कितने दिन है, 60। वहां पर 30 दिन थे, यहाँ पर 60 दिन है। बाकी ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। क्लियर है? वाउचर के केस में बिल्कुल सेम है, 4 नंबर बिल्कुल सेम है, वाउचर के केस में 5th नंबर बिल्कुल सेम है, और 6 नंबर भी सेम है। क्लियर है? समझ आया? सेक्शन 12 और 13। बस 14 एक बार आप घर से रीड कर लेना। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सर इसके अंदर है क्या? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में मैंने कहा बेटा इसमें कुछ ऐसी बातें करता है कि सपोज करो तुमने सर्विस दी आज 19 मई को, और 1 जून से इसका रेट चेंज हो गया। अभी रेट क्या था 18%, और 1 जून से हो गया 12%, ठीक है। सर्विस दी आज, बिल दिया 1 जून के बाद, और पेमेंट आई 1 जून के बाद। तो इस वाले केस में रेट कौन सा लगेगा? मतलब क्या है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कि अगर आप गुड्स और सर्विस देते हो और रेट में चेंज हो जाता है तो तब आप कौन सा केस लगाओगे। तो इस केस में यही ध्यान रखना, ये 3 इवेंट्स होती है। कितनी होती है? 3 इवेंट्स, ठीक है। 3 इवेंट्स में क्या होता है कि एक तो होता है सर्विस देना या गुड्स देना, एक होता है बिल इश्यू करना, और एक होता है पेमेंट आना। इन 3 इवेंट्स में से जो दो इवेंट्स एक डेट पर आ जाएंगी, ठीक है, हर केस में, मैक्सिमम केस में वही डेट वही रेट लगेगा। क्लियर है? हाँ, तो एक बार सेक्शन 14 को आपको घर से रीड करना है। हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो आपको मेरे से पूछना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया टाइम ऑफ सप्लाई? हाँ सर समझ आ गया। चलिए